अब हम समझते हैं कि बिरसा मुंडा जी के संघर्ष और उनकी कार्य पद्धति। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19वीं सेंचुरी में जो पॉलिसीज अपनाई थी या जो कॉलोनियल पॉलिसी अपनाई थी, उन सब पॉलिसी का क्या, या फिर पॉलिसी अपनाई या जो एक्ट पारित किए गए, उन एक्ट्स का क्या उद्देश्य था कि कैसे कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाए या हितों की पूर्ति की जाए। ठीक है, अब हितों की पूर्ति की जाए तो इन हितों से क्या हुआ कि जब अंग्रेजों के या कंपनी के हितों की पूर्ति तो हो रही है, इससे अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की पूर्ति होगी, किसी के हितों का टकराव भी होगा। तो क्या किया, इन सब नीतियों से प्रभावित होकर बिरसा मुंडा जी ने कहीं ना कहीं जब उनका शोषण, मुंडा जनजातियों का बड़े स्तर पर शोषण होने लगा और उनको गुलाम बनाया गया बड़े स्तर पर, उनको बंधुआ मजदूरी करवाई गई, उनसे बेगार कराई जाने लगी और उनके जंगल जमीन और जल के अधिकार को तो छीन लिया। तो इस तरीके से छीनने के कारण क्या हुआ कि मुंडा जनजातियों में बड़े स्तर पर असंतोष की भावना जागृत हुई। असंतोष की भावना क्या उग्र हुई। तो भावना उग्र हुई, तो इस कारण क्या हुआ कि वो छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में, जिसे हम झारखंड का क्षेत्र बोलते हैं, बंगाल प्रांत में उस समय एक सरदार आंदोलन चल रहा था। इस समय 78 में ये आंदोलन चल रहा था। तो इसके संपर्क में जब वो शिक्षा हासिल की या एडमिशन लिया स्कूल में, जब स्कूल में एडमिशन लिया, यानी कि जो जर्मन मिशन स्कूल था, जर्मन मिशन स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। तो 2 साल के अंदर स्कूल में जब 2 साल तक रहे, 2 या 3 साल तक स्कूल में रहे और उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। तो इस तरह उस समय जब इस सब चीज़ों को जागृत कर रहा था, जंगल जमीन की और जल की लड़ाई लड़ रहा था सरदार आंदोलन, वो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र था या पठार जो क्षेत्र था, उसमें ये सरदार आंदोलन था। तो सरदार आंदोलन के संपर्क में आए बिरसा मुंडा। लेकिन ये आंदोलन की प्रकृति है कि जो सरदार आंदोलन था, वो सरदार आंदोलन अपने आप में नॉन वॉयलेंस था, ये अहिंसक आंदोलन था। ये गांधीवादी पद्धति में कैसा था, नॉन वॉयलेंस था, यानी कि अहिंसा में विश्वास करता था, अहिंसा में क्या करता, विश्वास करता। इसलिए ये आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। लेकिन बिरसा मुंडा जी इस आंदोलन से प्रभावित थे, इस आंदोलन से जुड़े भी थे। लेकिन इस आंदोलन की कार्य पद्धति से इस आंदोलन की जो कार्य पद्धति से सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि अंग्रेज भारी हैं, ये हम पर शासन कर रहे हैं, हमें अपना स्वयं का शासन हमें अपना शासन स्वयं स्थापित करना होगा, हमें अपना शासन जो है पुनर्स्थापित करना होगा। इसलिए अंग्रेजों को यहाँ से भगाना होगा, इनके खिलाफ हम इन लोगों पर हमला करना होगा, इन लोगों को चुन चुन कर मारना होगा और इन लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोग हम पर शासन कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को मानना होगा, इनकी चर्चों पर, इनकी स्कूलों पर हमला करना होगा, पुलिस स्टेशनों पर हमला करना होगा, पारंपरिक हथियारों से हमें हमला करना होगा, हमें संगठित होना होगा, एकजुट होना होगा, हमें हिंसक गतिविधियां करनी होंगी, हमें वॉयलेशन, बड़े स्तर पर कानूनों का वॉयलेशन करना होगा, कानूनों का उल्लंघन करना होगा। तब हम कहीं ना कहीं इनको प्रतिक्रिया देंगे, तब ये कहीं ना कहीं भारी शक्तियां या जो है हमारे क्षेत्रों से बाहर जाएंगी और हम पर होने वाले अत्याचार शोषण को समाप्त करेंगी। नहीं, ये इससे हमें सफलता मिलने वाली नहीं। तो सरदार आंदोलन से भिन्न उन्होंने एक बंदूक या फिर हिंसक गतिविधि अपनाई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंसक गतिविधियां, गुरिल्ला पद्धति, छापामार और इस तरीके से उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया, युवाओं को एकजुट किया। उल गुलान, उन्होंने उल गुलान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जो
मुंडा युवा हैं, मुंडा जनजाति के लोग हैं, वो एकजुट हो और उलगलान जैसा नारा दिया। उनसे कहा कि एकजुट होइए, संगठित होइए, आंदोलन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट हुइए और इन बाहरी शक्तियों को बताइए कि आप बाहरी हैं, यहां से निकलिए, बाहर जाइए, इसी में आपकी भलाई है, नहीं आपको जो है चुन चुन कर मारा जाएगा। ऐसे नारे दिए गए और कहीं ना कहीं तीर कमानों के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते थे और जो विक्टोरिया महारानी थी उसके पुतलों पर हमला करते थे तीर कमानों से और हिंसक गतिविधियां करते थे। और इस हिंसक गतिविधियों में क्या थे? चर्चों पर हमला करना, स्कूलों पर, मिशनरियों पर क्या करना? हमला करना, स्टेशनों पर, पुलिस स्टेशनों पर क्या करना? हमला करना, हिंसक कार्रवाई करना, उन लोगों को हमला करना, अंग्रेजों को मारना, ऐसी गतिविधियां उन्होंने की। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी गतिविधियों में विश्वास करते थे, इस कारण कहीं ना कहीं वो सरदार आंदोलन से अलग हुए। कहीं ना कहीं ये गतिविधियां कहीं ना कहीं हिंसक गतिविधियां हैं, जबकि सरदार आंदोलन उस समय चल रहा था छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस अहिंसक था, वो उदार था, लिबरल था। वो कहते थे, बिरसा मुंडा जी कहते थे, इससे हमें सफलता मिलने वाली नहीं है, हमें वो साधन अपनाने होंगे जो हिंसक हैं। जैसे हम आज भगत सिंह को पढ़ते हैं, जो क्रांतिकारी भगत सिंह है, जो बंदूक और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करता है, जो बंदूक और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करता है। ऐसे ही उस समय बिरसा मुंडा जी थे, वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि हमें वो काम करना होगा कि इसके माध्यम से हमें इसी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, उधेड़ कर फेंक सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे आसानी से जाने वाले नहीं हैं, उदार तरीके से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा आर्थिक शोषण बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जी थे। 1894 में क्या हुआ कि 1894 में जब उन्होंने कहीं ना कहीं सब संपूर्ण मुंडा जनजाति से, मुंडा समुदाय के लोगों से कहा, मुंडा जनजाति सभा करते हुए उनसे कहा कि आप कर मत दो, टैक्स मत दो, ये टैक्स मत दो, या फिर कर माफी का आंदोलन चलाया उन्होंने। कर माफी का, क्योंकि जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमें टैक्स नहीं देना, कर नहीं देना है, लैंड रेवेन्यू नहीं देना, ये हम पे कर वसूलने आते जमींदार, वो हमें नहीं देना है। कर वसूली, कर माफी कीजिए, हमारी जमीन को, हमारे जमीन के अधिकारों को, जमीन और हमारे जंगल को, जल को वापस कर दीजिए, हमारा अधिकार हमें सौंप दीजिए, हम किसी भारी जमींदारों को हम अपनी जमीन नहीं देंगे। इस तरीके से उन्होंने नारे दिए, अपनी समाएं करते थे, युवाओं को संगठित किया, युवाओं को जागृत करते थे। इस प्रकार कहीं ना कहीं 1895 में जब वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो ब्रिटिश और बड़े स्तर पर ब्रिटिश कानून थे, ब्रिटिश कानून थे, वन कानून हो या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कानून हो, उनका बड़े स्तर पर उल्लंघन करते थे और कानून का उल्लंघन करते थे। और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से लोगों को प्रेरित करते थे। इस तरह बिरसा मुंडा जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ने लगी कि संपूर्ण मुंडा जनजाति के लोग उनको जो है भगवान मानने लगे। उनको वो मुंडाओं के बीच में, मुंडा जनजाति के बीच में भगवान का रूप धारण कर, भगवान का दर्जा हासिल हो गया उनको, लोग उनको भगवान मानते थे। तो इस तरीके से 1895 में उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, 1895 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये सब गिरफ्तार क्यों कर लिया? उनको देशद्रोही, उस व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट हो गया, सेडिशन का चार्ज उस पर लगा दिया गया। देशद्रोह के षड्यंत्र में या राजद्रोह के षड्यंत्र में उस ब्रिटिश गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, उस व्यक्ति ने अपने आप पे माफी नहीं मांगी। उस व्यक्ति ने उन ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत संस्था थी, ताकत कंपनी थी, वो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में, ना केवल पूरे अफ्रीका में, बल्कि पूरे ईस्ट में, यानी कि पूर्व की जितने इंडोनेशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट में उसका कब्जा है, अफ्रीका के विभिन्न देशों पर उसका कब्जा है, लेकिन उस आधुनिक हथियारों से लैस है, आधुनिक हथियार उसके पास है, लेकिन उस कंपनी के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, लड़ता रहा उस व्यक्ति जंगल जमीन के लिए और जेल गया। और देशद्रोही के षड्यंत्र और देशद्रोही राजद्रोह के षड्यंत्र में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और 2 साल यानी कि 1897 तक हजारीबाग जेल में,
हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग एक शहर है, उसमें उनको जेल में 2 साल तक रखा गया। और षड्यंत्र के केस में उनको 1995 में गिरफ्तार कर लिया गया और भड़काऊ भाषण पर भड़काने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून का पालन न करने के लिए उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 2 साल तक वो व्यक्ति हजारीबाग जेल में रहा और उसके बाद 1897 में वो व्यक्ति वापस आता है। 1895 से 1897 के बीच वो व्यक्ति जेल में रहता है। 1897 में वो व्यक्ति जेल से रिहा होता है और फिर उस समय इस सब 1875 के कार्यकाल में वो व्यक्ति जो सक्रियता करता है, सक्रिय काम करता है, इस समय और वो सक्रिय होता है। 1897 में जेल से रिहा होता है। 2 साल जेल में रहने के बाद बिरसा मुंडा जी इतने उग्र हो जाते हैं, इतने सक्रिय हो जाते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन, क्योंकि 1857 के बाद भारत में संपूर्ण रूप से शासन स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन स्थापित कर दिया। तो इस समय का जो कार्यकाल है 1875 का, इस समय अंग्रेजों का शासन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। संपूर्ण रूप से पूरे भारत में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक भारत कॉलोनी बन गया, क्राउन का शासन स्थापित हुआ, तो सीधा अंग्रेजों का शासन नियंत्रण हो गया। यानी कि अब ब्रिटिश की पार्लियामेंट द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा है, ना कि अब कंपनी शासन कर रही है। तो अब ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश रूल स्थापित हो गया, तो इस समय और सक्रिय हो गए बिरसा मुंडा जी, और सक्रिय हुए। और जब वो जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने गुप्त सभाएं की, बड़े स्तर पर क्या की? गुप्त सभाएं लोगों को प्रेरित करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, लोगों को एकजुट करते थे, लोगों को उलगान जैसा नारा देते थे, गुप्त सभाएं करते थे, छापा मार, गुरिल्ला यानी कि छुपकर वार करते थे, शिवाजी की तरफ छुपकर वार करना, गुरिल्ला युद्ध, छुपकर वार करते थे। इस तरीके से उन्होंने गतिविधियां अपनाई शिवाजी की तरह। जैसे शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ जिस प्रकार उन्होंने गुरिल्ला पद्धति, जंगलों पीछे से छुपकर वॉर करना, जंगलों में छिपकर वॉर करना, रात में हमले करना, इस तरीके से गतिविधियां करते थे बिरसा मुंडा जी। और कहीं ना कहीं उसके बाद जब 1875 में जब रिहा हुए, तो इसके बाद उन्होंने क्या किए कि पुलिस स्टेशनों, जो ब्रिटिश पुलिस स्टेशन थे या फिर पुलिस अधिकारी, पुलिस सिपाही थे, सिपाही पर हमला करना, उनकी हत्या करना, इस तरीके से गतिविधियां की, पुलिस स्टेशनों पर हमला करना, ठीक है, ना केवल पुलिस स्टेशनों पर हमला करना, बल्कि क्या करना, ईसाई मिशनरियों, क्योंकि ये बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन करते थे, स्कूलों पर हमला करना, इस तरीके ये कहीं ना कहीं उनके गतिविधियों का हिस्सा बने। और इस तरीके से वो कहते थे कि आपकी भलाई उसी में है, अंग्रेजों आप बाहरी हैं, आप हमको मुक्त कर दीजिए, हम पर टैक्स मुक्त कर दीजिए, हमारे जंगल और जमीन और जल के अधिकार को हमें सौंप दीजिए, समाप्त कर दीजिए, दिक्कू जमींदारों के या जो आपने जमीन दी है वो जमीन के हक हमें दे दीजिए, हाकिमों को, जमींदारों को, महाजनों को, जो आपने हमारी जमीन दी है, हमारे हक दिए हैं, वो हकों को वापस हमें कर दीजिए, हमें जंगल जमीन हमें वापस लौटा दीजिए, हमारी जंगल जमीन पर किसी का हम टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो हमें टैक्स कर मुक्त कर दीजिए, हमारी खूट कट्टी जैसी कृषि पद्धति को वापस लौटा दीजिए। इस तरीके का कहते थे, इसी में आपकी भलाई है, नहीं आपको चुनचर कर मार देंगे। इस समय यह बताया जाता है कि बिरसा मुंडा जी इतने सक्रिय हो गए थे, इतने एक्टिव हो गए थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने इतने सक्रिय हुए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में या उनकी नाक में दम करके रखा ब्रिटिश अधिकारियों के, क्योंकि जंगलों में छुप जाते थे, गुरिल्ला पद्धति से रात में हमले करते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी नाक में दम करके रखा। वो ढूंढना चाहते थे कहाँ है बिरसा मुंडा जी। और बताया जाता है कि 1897 में उन्होंने 400 मुंडा सिपाहियों के साथ हुटी थाने पर हमला किया। तो 400 से अधिक मुंडा सिपाहियों के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं खूंटी थाने पर हमला किया। तो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियां करते थे, जानलेवा उनको जो लोगों को मारते थे, हत्या करते थे पुलिस स्टेशनों पर,
और बताया जाता है कि 1858 में तांगा नदी के किनारे ब्रिटिश पुलिस और कहीं और मुंडा सिपाहियों के बीच में क्या होती है, भिड़त होती है। तो कहीं ना कहीं टकराव होने लगे, हित टकराव होने लगे, उन पर हमला करते थे। इस तरीके से कहीं ना कहीं बड़े हिंसक भिड़त होती थी। कैसी हिंसक भिड़त? इधर जो ब्रिटिश पुलिस है उसके पास आधुनिक हथियार हैं। कौन से हथियार है? आधुनिक हथियार, आधुनिक हथियार हैं, बंदूक है। और इनके पास मुंडा सिपाहियों के पास क्या है? मुंडा सिपाहियों के पास में क्या है? तीर कमान है, धनुष हैं, धनुष बाण हैं, पारंपरिक हथियार हैं। तो इस तरीके से तीर कमान मारते थे, गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से छुपकर वॉर करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं बताया जाता है, कई इतिहासकारों का मत है कि चर्चों पर हमला करते थे, थानों पर हमला करते थे, हजारीबाग थानों पर, जो सिंहपुर में जितनी चर्च थी उन पर हमला करते थे, थानों पर हमला करते थे और अटैक करते थे, तीर कमानों से अटैक करते थे, ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों को मारते थे और जो बदला लेते थे कि आप हमें जंगल जमीन हमें वापस लौटा दीजिए। कहीं ना कहीं रांची के जो जितने चर्च थे, सिंहभूम जो झारखंड का एक शहर है, सिटी है, उसमें भी जितनी चर्च थी उन पर हमला किया। तो कहीं ना कहीं उन पर हिंसक हमला करते थे, तीर कमानों से ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश जो मुंडा जनजाति की कार्य पद्धति का हिस्सा था, बिरसा मुंडा जी की कार्य पद्धति या उनके आंदोलन करने के या फिर उनको विद्रोह करने के साधन थे। लेकिन बताया जाता है जब उनके बीच में बहुत सारी भिड़त होने लगी तो 1900 में फरवरी 1900 में उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे बताया जाता है कि डोम्बारी पहाड़ी जो है 1900 के समय 1900 डोम्बारी छोटा नागपुर के पठार में डोम्बारी पहाड़ी पर सभा कर रहे थे। छोटा नागपुर के पठार की जो 1900 में डोम्बारी पहाड़ी पर सभा कर रहे थे तो बड़ी हिंसक भिड़त हुई मुंडा सिपाहियों के बीच में और ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के बीच में, पुलिस या जो पुलिस सिपाही थे उनके बीच में टकराव हुआ, हिंसक भिड़त हुई, संघर्ष हुआ। इसमें बताया जाता है कि बड़े स्तर पर महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया और उनके ब्रिटिश सेना ने या फिर ब्रिटिश पुलिस ने कहीं ना कहीं बहुत सारे मुंडा सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसलिए कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जी अकेले पड़ गए और बिरसा मुंडा जी जंगलों में भागने लगे, जंगलों में भागते थे, छुपते थे। इसलिए कहीं ना कहीं वो लोगों को एकजुट करते थे। फिर उनको जो है 1900 में फरवरी 1900 में नई सेंचुरी का उदय हुआ, उसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं हजारीबाग जेल में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1900 में अरेस्ट कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और बताया जाता है कि रांची जेल में उनको रखा जाता है और रांची जेल में ही ये बताते हैं कुछ इतिहासकार कि हैजा से उनकी डेथ होती है, हैजा से उनकी मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जी को, इतने बड़े युवा क्रांतिकारी को मारने के लिए धीरे धीरे पॉइजन दिया गया और उस व्यक्ति का जून को 1900 को पूरी हमेशा के लिए वो व्यक्ति शहीद हो जाता है। हजारी जेल में वो व्यक्ति की जो है हत्या कर दी जाती है ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के द्वारा। लेकिन इसमें ये बताया जाता है कि जब बिरसा मुंडा जी जंगलों में भाग जाते हैं या फिर जो पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है तो वो व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं 500 रुपये का इनाम रखती है। उस समय 500 रुपये का इनाम रखती है ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि जो व्यक्ति मुंडा जनजाति जो का नेतृत्व करने वाले बिरसा मुंडा जी को पकड़ेगा, जो बिरसा मुंडा जी को पकड़ेंगे उनके बारे में बताएंगे। जैसे उस व्यक्ति को
500 रुपये इनाम दिया जाएगा, जो आज के जो हिसाब से देखा जाए उस आज के 5 लाख रुपये इनाम था उनके ऊपर रखा गया। और वो कहीं ना कहीं उन्हीं के नज़दीक, उन्हीं के साथी ने या फिर उनकी जो निकट था उस व्यक्ति ने गद्दारी की, उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और रांची जेल में कहीं ना कहीं उनको जो है पॉइजन देकर धीरे धीरे उनकी हत्या कर दी जाती है। वो व्यक्ति 9 जून को 1900 को हमेशा के लिए शहीद हो जाता है। कहीं ना कहीं जैसे पानसिंह तोमर के साथ गद्दारी की गई थी कि उसी के गैंग के व्यक्ति ने पुलिस वालों को बता दिया गया था, तो ऐसे ही बिरसा मुंडा जी के बारे में कहीं ना कहीं बता दी जाती है ब्रिटिश पुलिस से संपूर्ण कहानी उनके बारे में या फिर उनके गुप्त स्थानों के बारे में जहाँ वो छिपे थे, तो उनको गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं फिर जो है बड़े स्तर पर उनको जो है जेल में रखा जाता है। और जेल में रखने के बाद जो है 9 जून 1900 को उनकी जो है रांची जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है, या हत्या जो है जहर देकर उनकी मौत कर धीरे धीरे उनको जहर दिया गया। इस कारण उनकी हत्या एक तरीके से मृत्यु क्या, उस तरीके से मौत ही मानी जाती है, हत्या ही है, क्योंकि ब्रिटिश कर्मचारी द्वारा या ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी हत्या कर दी। लेकिन वो व्यक्ति हार के कारण ये बताया जाता है कि एक समय वो व्यक्ति बिरसा मुंडा जी थे, उनका आंदोलन असफल रहा या फिर असफल रहा। बताया जाता है कि वो अपने जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, वो संघर्ष को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया गया था। लेकिन एक समय बताया जाता है कि वो जीत के नज़दीक थे, जीत के नज़दीक जीत गए थे, लेकिन कुछ मुंडा सिपाहियों को ब्रिटिश सेना के द्वारा या ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के द्वारा बड़े स्तर पर गिरफ्तार करने का उनका संगठन कमज़ोर होने लगा। और कमज़ोर होने से कहीं ना कहीं कमज़ोर होने से वो गतिविधियां नहीं कर पाते थे, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते थे, वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाते थे जो ब्रिटिश पुलिस देती थी, ब्रिटिश सेना देती थी या ब्रिटिश सेना देती थी। और बताया जाता है कि उनकी दूसरी हार का कारण ये था कि ब्रिटिश सेना के पास या ब्रिटिश पुलिस के पास जो ब्रिटिश कर्मचारी थे या ब्रिटिश पुलिस थी, उसके पास आधुनिक हथियार थे, मॉडर्न हथियार थे, उनके पास बंदूक थे, गोला बारूद थे। लेकिन वहीं जो है मुंडा सिपाहियों के पास या जो बिरसा मुंडा जी के पास तीर कमान थे, धनुष थे, इनके माध्यम से अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो रात में और छुप कर हमला करते थे। इस तरीके से उनके पास पारंपरिक हथियार थे, लाठियां थीं। इस तरीके से वो बंदूक का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। इस तरीके से उनके लोग जो है उनकी पराजय होने का कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी कूट कट्टी बाद में जो है 1905 या 6 के समय उनकी व्यवस्था को रिस्टोर किया जाता है। कूट कट्टी जैसी प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो सब जंगल जमीन को बाकायदा उनको लौटाया जाता है। लेकिन ये सब उनके संघर्ष से ही हुआ। उनके लैंड के और फॉरेस्ट के राइट को रिस्टोर किया जाता है, उनको पुनः दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं जनजातियों के क्षेत्र पर उनको रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट एरिया रिजर्व किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं उनके संघर्ष का ही परिणाम है। इसलिए हमने इस संपूर्ण कहानी को क्यों समझा, क्यों बिरसा मुंडा जी को हमने क्यों पढ़ा कि आज वो व्यक्ति ने अपने संघर्ष की दम पर छोटी सी उम्र में 25 साल की उम्र में वो काम किया। वो कहीं ना कहीं उसने देश के साथ, जनजाति समुदाय के साथ गद्दारी नहीं की, जंगल जमीन के लिए अंततः लड़ता रहा। वो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक वो व्यक्ति समझ गया कि धर्म परिवर्तन और का जो है कितना प्रभाव है। बताया जाता है कि जब वो स्कूल में जाते थे तो स्कूल में इससे पहले जब वो वैष्णव गुरु के संपर्क में आए थे तो वैष्णव गुरु ने उनको महाभारत के बारे में, गीता के बारे में और जो है लड़ाई जो है महाभारत के बारे में बताया। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में उन्होंने बताया। जो हिंदू धर्म ग्रंथों में जो लड़ाइयों का जो इतिहास है वो महाभारत के बारे में उन्होंने बताया। इस तरीके से उनसे प्रभावित हुए और कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म के काफ़ी निकट थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उनको मोटिवेट किया, प्रेरणा का स्रोत बने। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के प्रति बहुत अडिग थे। वो धर्म परिवर्तन का बड़े स्तर विरोध करते थे और इसलिए उन्होंने बाद में जब स्कूल से वापस आए तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन
बाद में ईसाई से हिंदू बने, कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति पर गर्व करते थे कि हमारी संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक अधिकार ही हमारी अस्मिता और हमारी गरिमा की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें न केवल अपने अधिकारों से और बल्कि हमें अपनी गरिमा से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आज बिरसा मुंडा जी को हमेशा के लिए याद किया जाता है और उन्हीं के जन्मदिन को जो है हम 15 नवंबर को जो है हम उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो व्यक्ति ने अपने जीवन में वो उपलब्धि हासिल की बिरसा मुंडा जी ने कि उनके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर लिखा है, उनके ऊपर बहुत सारी फिल्म बनी हैं, और ना केवल फिल्म बनी है बल्कि उस व्यक्ति ने इतना काम किया कि देश की पार्लियामेंट में उनका एक फोटो है, देश की पार्लियामेंट की प्रतिमा स्थापित की। आप देखिए कि इतने महान काम किया उस व्यक्ति ने। उसके नाम पर झारखंड की राजधानी रांची में जो एयरपोर्ट है, यानी कि बिरसा मुंडा उनके नाम पर है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। और दूसरा जो है उनके नाम पर जो सिंदरी में जो बिरसा मुंडा नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो कहीं ना कहीं नेशनल इंस्टीट्यूट है। कानपुर में बनवासी छात्रावास उनके नाम पर है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ने बड़ा उपलब्धि हासिल की। और भी उनके नाम पर बिरसा मुंडा स्टेडियम है झारखंड में।